हाय फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं ज्ञानंद पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी पॉइंट 1.0 पर आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन का सेकंड लेक्चर। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने सबसे पहले, अब जो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, ऊर्जा के मूल तत्व, मतलब बेसिक ऑफ एनर्जी। तो फ्रेंड्स, अगर अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर, मतलब आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का सेकंड लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंडों के पास भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद आनंद ले सकें। तो फ्रेंड्स, आइए आइए अब हम लोग अब पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो इसमें जो पहला दिया है क्या है कि विश्व में ऊर्जा का भविष्य। तो फ्रेंड्स, इसमें एक विश्व में ऊर्जा का भविष्य मतलब ग्लोबल ऑफ एनर्जी सेंसोर्स। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि विश्व में फ्यूल कितनी मात्रा में खपत हो रही है और फ्यूल कितने समय में समाप्ति की ओर अग्रसर होगा। इस विषय को जानने के लिए विश्व में उपलब्ध फ्यूल सोर्स के निम्नलिखित बिंदुओं को में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में फ्यूल फ्यूल जो है, फ्यूल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट, इसीलिए हमें इसको लिमिट में यूज करना चाहिए। तो इसीलिए है कि विश्व में ऊर्जा का भविष्य। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग नीचे देखते हैं कि इसकी जो निम्नलिखित बिंदु हैं क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला इसका है जीवाश्म ईंधन। तो होता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जैसे कोयला होता है। कोयला क्या है फ्रेंड्स? विश्व में कोयले की उत्पादकता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 2000 ईस्वी तक कोयले का उत्पादन 11.8 इंटू 10 की पावर 6 मीट्रिक टन हुआ है। और फ्रेंड्स, ये अपने यहाँ के विश्व की बात हो रही है कोयले की। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है, चीन अमेरिका में लगभग विश्व का 70% कोयले का भंडार है। कहने का फ्रेंड्स ये है कि चीन और अमेरिका में आधे ज़्यादा जो है ना कोयले का भंडार है, सुरक्षित है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पिछले 131 वर्षों में कोयले का उत्पादन 4.9 इंटू 10 की पावर 6 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो, मतलब उसका उत्पादन हो रहा है कोयले का। इसको देखते हुए 2050 ईस्वी तक कोयले का भंडार समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस तरह अगर इस रेट से अगर कोयले को अगर हम लोग यूज करेंगे, मतलब इस रेट से अगर कोयले का उत्पादन होगा तो नियर अबाउट 2050 के ईस्वी के करीब में कोयले का भंडार एकदम समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्या है? ऑयल यानी तेल। कच्चा तेल का उत्पादन 1973 ईस्वी में मतलब 19.96 बैरल थी। वहीं आज यह 23.2 बैरल उत्पादन हो रहा है। ऐसे ही खपत बढ़ती रही तो सन 2050 ईस्वी तक समस्त तेल का भंडार समाप्त हो जाएगा। कहने का मेरा फ्रेंड्स मतलब ये है कि जब 1973 में क्या था कि 9.6 बैरल मतलब तेल का उत्पादन हो रहा था, लेकिन अब इतना ज़्यादा हो रहा है कि अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये 2025 ईस्वी तक का मतलब तेल एकदम से समाप्त हो जाएगा। और फ्रेंड्स, हमारा जो तीसरा टॉपिक है, प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल। प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसके अतिरिक्त इसमें अकार्बनिक यौगिक की अल्प मात्रा होती है। वह फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक गैस का उत्पादन सन 1990 ईस्वी में लगभग 1800 इंटू 10 की पावर 9 घन मीटर उत्पादन किया गया था। इसकी खपत भी बढ़ रही है, यह भी शीघ्र समाप्ति की हो। इसलिए फ्रेंड्स, हमें प्राकृतिक गैस जो है ना उसे लिमिट में यूज करना चाहिए ताकि ये काफ़ी लंबे समय तक रह सके। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा का विकास अमेरिका द्वारा सन 1957 ईस्वी में किया गया था। सन 2000 ईस्वी तक 2 इंटू 10 की पावर 6 GWH ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका है। नाभिकीय ऊर्जा पर ही भविष्य निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे मतलब कि नाभिकीय ऊर्जा है जो है ना, ये समझे
कि 2000 ईस्वी तक बहुत कम यूज किया, मतलब एक साथ हमारे नाव की ऊर्जा पर ही अपना भविष्य। तो फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जल शक्ति। जल शक्ति का उपयोग लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से होता आ रहा है। जल शक्ति का उपयोग के मामले में भारत, चीन, भूटान, इंडोनेशिया आदि अग्रणी राष्ट्रों में आते हैं। मतलब फ्रांस के जो ये सब देश हैं, जल जल शक्ति मतलब इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा करते हैं। मतलब उत्पादन है, मतलब उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। ये 100 वर्षों से मतलब अनुमान लगाया गया है कि जो है कि चीन, भूटान और इंडोनेशिया आदि जैसे देश हैं, मतलब वो सबसे ज़्यादा जल शक्ति का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता। ना मतलब वैकल्पिक स्रोत क्या है इसके? नाभिकीय शक्ति द्वारा ऊर्जा का उत्पादन की एक दीर्घकालीन हल है हो सकता है, परंतु इसमें बहुत नाभिकीय कचरा विश्व के लिए एक खतरा है। विश्व में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अन्य विकल्पों अर्थात अन्य वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा थ्योरेटिकल है, बस आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पढ़ती है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि। इसके अतिरिक्त ऐसे यंत्र भी डिजाइन होने चाहिए जो इसे ऊर्जा के अधिकतम भाग को कार्य में लाए तथा ऊर्जा को व्यर्थ में नहीं नहीं जाने। तो कहने का फ्रेंड्स मेरा ये मतलब ये है कि अगर जैसे जैसे सौर ऊर्जा का यूज करेंगे या पवन ऊर्जा का यूज करेंगे तो इससे आप क्या होगा कि अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा जो जो ये है ज़्यादा मतलब जो इसकी जो ऊर्जा है जो ज़्यादा नष्ट नहीं होगा। इसके लिए हमें इन सब स्रोतों का यूज करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ये क्या होता है फ्रेंड? ग्रीन हाउस का प्रभाव का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि, वायुमंडल में उपस्थित विकिरणशील गैसों के द्वारा हर तरफ अपना प्रभाव फैलाया जाता है, जिससे इन गैसों के द्वारा पृथ्वी का सतह और भी गर्म हो जाता है। इसके मुख्य ग्रीन हाउस गैस निम्न है। तो क्या है फ्रेंड्स? इसमें पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो फ्रेंड्स इसको अगर हम लोग शॉर्टकट में कहें कि जो ये सब हमारे जो 5 पॉइंट हैं, इसी की वजह से जो ग्रीन ग्रीन हाउस प्रभाव जो इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। और फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन परत। ओजोन परत फ्रेंड्स क्या होता है देखते हैं। ओजोन की परत हानिकारक पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है। मतलब फ्रेंड्स ये है कि जो ओजोन परत होता है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है। ये तरंगदैर्घ्य किरणें पौधों और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने के अलावा मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि बीमारियां पैदा करती हैं। तो फ्रेंड्स जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं ये हमें मतलब हमारे लिए हानिकारक होती हैं, और जो ओजोन परत होता है हमारी यही रक्षा करता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन। क्या होता है कि अम्ल वर्षा को वास्तविक अर्थ उस वर्षा हिम तथा ओला और कोहरा से है जिसमें CO2 SO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड हो, जिनमें मतलब H2SO4 का तन सल्फ्यूरिक अम्ल होता है तथा HNO3 बनते हैं। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जो ये सब है इन्हीं से मिलकर क्या होता है, ये अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल वर्षा के कुप्रभाव मतलब इससे क्या हमारा मतलब हानि होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है अम्ल वर्षा से जंगलों की क्षति पहुंचती है। मतलब कहने का मतलब फ्रेंड ये है कि अगर अम्ल वर्षा होगा, ये अम्लीय होता है, इससे क्या होगा कि जो जंगल होंगे इससे मतलब काफ़ी परेशानी होती है, मतलब उसमें बहुत सारी हानियाँ होती हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तांबे की बनी नालियाँ प्रभावित होती हैं। और तीसरा पॉइंट है शीशे तथा कैडमियम घुलकर जल को जहरीला बना देते हैं। कहने का फ्रेंड्स ये जैसे अम्ल वर्षा जो है अगर उसका जल अगर मान लीजिए कि शीशा कैडमियम में घोल दें तो वो जल को क्या बना देती हैं, जहरीला बना देती हैं। इसीलिए
इसलिए फ्रेंड्स ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर अ, इतना ही। और ये दूसरा लेक्चर हो गया। और फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स तो थैंक यू वॉच माय वीडियो।